नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जिसके अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे तो रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, फिर भी कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और इसके एसेट्स देखेंगे तो बहुत हाई है और उसके हिसाब से लगेगा आपको कि ये कंपनी बहुत ही लो वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है ये समझने की हम कोशिश करेंगे और एंड में देखेंगे कि इतना ज्यादा डाइवर्जेंस क्यों है, कंपनी की कोई रेवेन्यू क्यों नहीं है और कंपनी के एसेट इतने हाई है तो फिर वैल्यूएशन कम क्यों है, इसमें आगे क्या उम्मीदें की जा सकती है, ये सब भी समझने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी थोड़ी अलग है और इसे हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी एक पीएसयू रियल स्टेट कंपनी है। तो जैसा आप जानते हैं कि हम यूजुअली पीएसयू कंपनीज को अवॉइड करते हैं, तो अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं और अगर आप ये फिलोसॉफी फॉलो करते हैं तो आपको वीडियो यहीं एंड कर देना चाहिए क्योंकि ये पीएसयू कंपनी है। फिर भी अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है और आप दूसरे तरीके से इसे इवेल्युएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी का एनालिसिस की शुरुआत करते हैं इस कंपनी की थोड़ी हिस्ट्री के साथ। तो अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था डिसइन्वेस्टमेंट का, जिसके तहत वो बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड में अपनी जो स्टेक थी उसे डिसइन्वेस्ट करके सेल करना चाहते थे और जिसमें थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन थे कि इसमें जो काफी कुछ लैंड था जो कि सरप्लस लैंड था जो कि बीएसएनएल को उसके ऑपरेशन के लिए नहीं चाहिए थे, गवर्नमेंट का प्लान था कि उसे डीमर्ज करके अलग कर दिया जाएगा और बाकी जो कम्युनिकेशन का बिजनेस है वो ही डिसइन्वेस्ट किया जाएगा और वो ही सेल किया जाएगा और उसी की बिडिंग होगी। अगर इसकी बिडिंग देखेंगे तो पैनाटोन जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है उसने सक्सेसफुल बिडिंग की थी और बीएसएनएल को एक्वायर कर लिया और इसका नाम बन गया टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। आप देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड अभी भी लिस्टेड है और मार्केट में ट्रेड हो रही है। अगर आप देखेंगे जो टर्म्स एंड कंडीशन थे इसमें जो सरप्लस लैंड थे वो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड को नहीं जाना था, बीएसएनएल के साथ ही रहना था और एक सेपरेट एंटिटी बनाई जानी थी। जो कि एंटिटी अगर आप देखेंगे एज अ रिजल्ट जो एक एंटिटी है 2005 में एक रियल एस्टेट कंपनी फॉर्म हुई हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक एंटिटी अलग से जरूर फॉर्म हो गई थी 2005 में, पर ये डिसीजन बहुत पहले ही हो गया था कि एक अलग एंटिटी बनाई जाएगी, पर ये इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिलेज आया जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और ये जो नई एंटिटी है उसमें अगर आप देखेंगे 2012-2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 51.12% स्टेक एक्वायर कर लिया था। और अगर आप देखेंगे पहले ये जो कंपनी है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आती थी क्योंकि बीएसएनएल की प्रॉपर्टी थी ये और बीएसएनएल एक कम्युनिकेशन कंपनी थी, तो ये सही है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर आए। पर यहाँ गवर्नमेंट का प्लान था कि जो सरप्लस लैंड है जो कि इसे नहीं चाहिए बीएसएनएल को उसको अलग से कर दिया जाए और उसमें एक रियल एस्टेट कंपनी फॉर्म की जाए जो पूरी तरह से रियल एस्टेट बिजनेस में फोकस करे। तो इस तहत इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अलग करके इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में डाल दिया गया, जो ज़्यादा अगर आप देखेंगे डील करते हैं रियल एस्टेट और लैंड रिलेटेड बिजनेसेस में। तो ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री कि 2002 से ये ऑपरेशन चालू हुआ और 2005 में कंपनी बना दी गई थी। पर अगर आज भी देखेंगे तो ये लैंड पूरी तरीके से हेमिस्फीयर लिमिटेड को मिला नहीं है, पर डील क्लियर थी कि जो भी सरप्लस लैंड है वो हेमिस्फीयर को मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा पैनाटोन जो एक टाटा ग्रुप कंपनी है उसने एक्वायर कर लिया था, अगर आप देखेंगे इसे, और उसका नाम हो गया था टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। पर टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसके बेसिस पे इस सरप्लस लैंड का ओनर नहीं था। और क्योंकि ये अगर आप देखेंगे हेमिस्फीयर लिमिटेड पिछले साल लिस्ट हो गई स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो लिस्टिंग के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो टाटा कम्युनिकेशन के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे उन्हें भी पर शेयर होल्डिंग के लिए एक शेयर यहाँ का मिल गया और टाटा कम्युनिकेशन के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे उन्हें सरप्राइज मिला कि उनके पोर्टफोलियो में हेमिस्फीयर एंट्री हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला ये कंपनी आई कैसे। तो ये थोड़ी चीज़ें थी, पर अगर आप देखेंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी 2005 में और कंपनी कब से ये केसेस लड़े जा रही थी और कोशिश में थी कि ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस लैंड है वो इसे मिल जाए। अब ये कोशिश में कहाँ तक पहुंचे हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो कंपनी है जो चला रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आज के टाइम पे इसमें डी थारा है, ये एक आईएएस है और ये कंपनी से जुड़ी हुई है, नवंबर 2019 से कंपनी से जुड़ी हुई है। इनका अगर प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा ये मैनेजिंग डायरेक्टर थी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो अगर आप इनका देखेंगे बैकग्राउंड तो रियल एस्टेट में काफ़ी रहा है, तो ये इस कंपनी के लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। हालांकि ये बिजनेसमैन नहीं है तो उसे आप ध्यान में रखिए, आईएएस ऑफिसर हैं।
और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके अंतर्गत ये कंपनी अब आती है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आती। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमित कटारिया ये डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, ये भी कंपनी से एसोसिएटेड हैं जनवरी 2019 से। इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो ये इंजीनियरिंग डिग्री है इनके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में फ्रॉम IIT दिल्ली, तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। इसके बाद ये IAS बने और ये कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे काम का काफ़ी अच्छा है और ये वही अमित कटारिया IAS ऑफिसर है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए थे अपने चश्मे को लेकर PM मोदी के साथ की मीटिंग में। अगर देखेंगे कि आज ये लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में और इन्हें भी काफ़ी रियल स्टेट में एक्सपीरियंस है। हालांकि अगेन ये IAS ऑफिसर एक बिजनेसमैन नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे CV मनोज कुमार डायरेक्टर हैं कंपनी के, ये कंपनी से एसोसिएटेड है 2005 से, तो अर्ली डेज से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कंपनी सेक्रेटरी है। तो ये हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हालांकि रिसेंट में कंपनी में और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एंट्री हुई है क्योंकि कंपनी के पास अब बिजनेस बढ़ रहा है। बिजनेस बढ़ने से क्या मतलब है इसे मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके पास लैंड आने वाला है, ये जो सरप्लस लैंड है, तो यहाँ पे जो बोर्ड है उसे भी बढ़ाया जा रहा है ताकि इस पे अच्छे से फोकस किया जा सके। तो यहाँ अगर आप देखेंगे अब ये कंपनी IAS ऑफिसर्स चला रहे हैं और उम्मीद है कि क्योंकि अमित कटारिया जी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और डी थारा का भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो ये कंपनी को काफ़ी अच्छे से चलाएंगे। अब थोड़े कंपनी के एक्चुअल बिजनेस क्या है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो गवर्नमेंट का डिसीजन था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन से हेमिस्फीयर को डीमर्ज कर दिया गया क्योंकि BSNL एक्वायर किया था टाटा कम्युनिकेशन ने, पर डील के अकॉर्डिंग वो ओनर नहीं थी ये सरप्लस लैंड की। तो उसने ये जो सरप्लस लैंड है 740 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे वो ट्रांसफ़र कर दिया। पर ये लैंड अभी एग्रीमेंट हुआ है कि ये ट्रांसफ़र कर देंगे इनको, पर ये लैंड अभी हेमिस्फीयर एक्वायर नहीं कर पाया है क्योंकि अगर आप लैंड कोई भी ट्रांसफ़र में लेते हैं तो उसकी आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं और बहुत सारे लीगल प्रोसेस होते हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो ये 740 करोड़ का लैंड इन्हें मिलना है, ये एग्रीमेंट हो चुका है, पर अभी तक ये लैंड इन्हें मिला नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये लैंड है कहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे दिल्ली में 2 जगह पे, ग्रेटर कैलाश एंड छतरपुर में 69 एकड़ और 58 एकड़ की ज़मीन है, कोलकाता में 35 एकड़ की है, चेन्नई में 53 एकड़ की और पुणे में सबसे ज़्यादा लैंड है 524 एकड़ की। ये जो पुणे का लैंड है ये अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी लैंड वहीं पे है पास में, हालांकि ये लैंड अलग से है, पर अगर आप देखेंगे वो एरिया जो है आर्मी का बेस है, एयर डिफेंस का बेस है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है इन्हें कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क लेने के लिए। हालांकि प्रॉब्लम यहीं तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने अगर आप देखेंगे पिछले 15 सालों से फाइट किया है ये सरप्लस लैंड एक्वायर करने के लिए और अभी तक ये एक्विजिशन हुआ नहीं है। हालांकि इसमें काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिसके तहत ये अलग कंपनी डीलिस्ट होकर बन गई। जो टाटा कम्युनिकेशन के शेयर होल्डर थे उन्हें शेयर भी मिल गया और कंपनी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि जो सरप्लस लैंड है वो भी एक्वायर कर ले। पर कंपनी के पास अभी तक बिजनेस ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से कुछ भी नहीं था, अभी भी लैंड इनके पास नहीं आया है, इसलिए आपको फाइनेंशियल्स में अगर आप देखेंगे इनकी रेवेन्यूज आपको कुछ भी नहीं दिखते हैं क्योंकि कंपनी का कोई बिजनेस अभी तक है नहीं। अभी तक ये यही प्रोसेस में है कि कैसे तो ये पहले लैंड एक्वायर करें। अगर आप देखेंगे ये लैंड के थोड़े और डिटेल में, तो जो छतरपुर, दिल्ली और कोलकाता का जो लैंड है वहाँ कोई लीगल केसेस नहीं है। इसके अलावा जो भी इनके लैंड है वहाँ पे लीगल केसेस चल रहे हैं क्योंकि 15 सालों से ये लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो वहाँ इंक्रोचमेंट और उस लैंड का एक्चुअल ओनर कौन है उस पर भी केसेस चल रहे हैं। तो अगर एक इंटरव्यू में इसके पहले के मैनेजमेंट ने बताया कि कुछ अराउंड 30 लिटिगेशन चल रहे हैं। हालांकि इनका मानना है कि ये केसेस जरूर जीत जाएंगे, पर आपको पता ही होगा कि इंडिया में कितने केसेस कितने स्लो चलते हैं और इतना जल्दी और इतना आसान ये होता नहीं है जी। कंपनी के जो शेयर प्राइस है बहुत तेजी से ऊपर इसलिए भी बढ़ गए क्योंकि रिसेंटली इनके जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें डी थारा जी ने क्लेम किया कि कंपनी के जो लैंड है उसकी वैल्यूएशन अगर सर्कल रेट के हिसाब से निकाले तो 19,000 करोड़ की आती है। पर ये क्लेम है ये वेरीफाइड नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2016-17 में ये वैल्यूएशन किया जाता था कि अराउंड 8 से 10,000 करोड़ का है। अभी सर्कल रेट के हिसाब से 19,000 करोड़ का है और ये सर्कल रेट जरूर चेंज होते हैं। क्लेम है कि अब अराउंड 2019 के जो सर्कल रेट है उसके बेसिस पे ये 19,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। अब ये वैल्यूएशन के हिसाब से, सर्कल रेट के हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ता है, जिसका कैलकुलेशन कंपनी के हिसाब से 2019 में 651 करोड़ का था। तो 651 करोड़ ये कंपनी पे करेगी स्टैम्प ड्यूटीज और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में। ये लैंड ट्रांसफर करने के लिए जो ओनरशिप है टाटा कम्युनिकेशन से हेमिस्फीयर के पास आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैंड इन्हें मिल जाएगा और ये इस पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा कि ये लैंड की
यूज केसेस बहुत हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये एग्रीकल्चर लैंड है तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका ये लैंड अगर आप देखेंगे डिफेंस के एरिया में है तो वहां पे आपको अलग से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और इसके अलावा इस पे केसेस चल रहे हैं और इसकी जो इंटाइटलमेंट है वो क्लियर नहीं है, तो यहाँ भी कंसर्न जरूर हमें देखने मिल रहे हैं कि ये कंपनी जो लैंड मिलने वाला है ये अभी तक मिला नहीं, और मिलने के बाद भी क्या इस पे वो काम कर पाएंगे, वो भी एक बड़ा कंसर्न रहेगा। बिजनेस की बात करें दोस्तों तो हालांकि इस कंपनी के पास फिलहाल तो कोई बिजनेस नहीं है। अभी इनका एक ही एम है, वो है कि सबसे पहले ये सारी जो जमीनें हैं टाटा कम्युनिकेशन से अपने नाम पे करें, जिसमें कंपनी में थोड़ी प्रोग्रेस दिखी है। पर कंपनी का अगर आप देखेंगे आगे जाके बिजनेस क्या हो सकता है उसके बारे में, तो इनका बिजनेस होगा कि ये कंस्ट्रक्ट करे, एक्वायर करे, होल्ड करे, मैनेज करे, डेवलप करे, एडमिनिस्टर करे या फिर प्रोटेक्ट करे। ऐसा कोई भी काम होगा जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये करेंगे, और उसमें ये शायद सेल और परचेज भी लैंड का कर सकते हैं। ये इनका आगे का प्लान है दोस्तों। अभी ये इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आगे जरूर ऐसा हो सकता है कि ये लैंड ये प्रोटेक्ट करें या फिर उसे सेल कर सकते हैं, एडिशनल लैंड एक्वायर कर सकते हैं, और या फिर उस पर बिल्डिंगें बना के रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, या तो फिर पुणे और दिल्ली, कोलकाता जैसी अच्छी जगह पे इनकी लैंड है तो वहां पे इंडस्ट्रियल यूजेस भी हो सकता है दोस्तों, मॉल्स वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, या रेसिडेंशियल भी हो सकता है। बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, पर ये फ्यूचर प्लानिंग है। अभी बिजनेस में अगर आप देखेंगे कंपनी में नहीं है कुछ, अभी तो बस बोर्ड मेंबर ही है कंपनी में, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं है और इनके पास कुछ भी नहीं है। अभी इनका कंपनी बनाने का एम सिंपल था कि ये जो VSNL का जो एक्स्ट्रा सरप्लस लैंड था ये पहले एक्वायर कर ले, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव में था। तो वो प्रोसेस में कंपनी आगे बढ़ गई है, कंपनी अलग से लिस्ट हो चुकी है। पर इसे जैसा कि हम देख रहे हैं ये सब कुछ पेपर वर्क तो हो गया है, पर जब तक ये पैसे पे नहीं करेंगे और रजिस्ट्रेशन के स्टैम्प ड्यूटी के, तब तक इनके नाम पे होने वाला नहीं है। पर ये पैसे कहां से आएंगे वो भी समझना हमें बहुत जरूरी है। तो फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि कंपनी ने क्लेम किया कि 651 करोड़ इन्हें पे करना है, तो वो पैसा आएगा कहां से दोस्तों? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें 700 करोड़ इक्विटी के फॉर्म में देने का वादा किया और 51 करोड़ लोन के रूप में, जिसका इंटरेस्ट रेट होगा 10%, जो कि डिसाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो 751 करोड़ इस कंपनी को मिलने वाला है, जिसमें 700 करोड़ इक्विटी के फॉर्म में आएगा, तो जो कि अच्छा है, और 51 करोड़ आएगा लोन, जो कि अगर आप देखेंगे लोन यूजुअली अच्छा नहीं होता है, स्पेशली ऐसी कंपनी जिसके पास कोई ऑपरेशन ही नहीं है लैंड, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि जब ये लैंड एक्वायर करेंगे तो उस पर बहुत कुछ कर सकते हैं, ये लीज पे दे सकते हैं जिसके तहत ये पेमेंट कर सकते हैं, या तो फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करके अगर आप देखेंगे बाद में रेवेन्यूज आएंगे उससे पेमेंट कर सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म में ये लॉस मेकिंग है सब कुछ। इसमें कंपनी का प्लान है कि 651 करोड़ तो इनका जाएगा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में, 51 करोड़ कंपनी डालेगी फेंसिंग में। वो जो भी इनकी लैंड है उसके अराउंड अगर ये फेंस करेंगे ताकि ये लैंड प्रोटेक्ट हो सके, इंक्रोचमेंट फर्दर उसमें ना हो सके। हालांकि केसेस जरूर चल रहे हैं और काफी कुछ लैंड, क्योंकि ऑलरेडी टाटा कम्युनिकेशन का पार्ट था तो ऑलरेडी फेंस्ड है, तो वहां इनके लिए थोड़ी अच्छी खबर है। इसमें अगर प्रोग्रेस देखेंगे दोस्तों तो मई अराउंड में कंपनी ने बताया कि इन्हें 100 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गए हैं, जिसके तहत इन्होंने 10 करोड़ इक्विटी, अगर आप देखेंगे नॉन क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये प्रेफरेंस शेयर है पर नॉन क्यूमुलेटिव है। इसका मतलब अगर किसी साल इन्हें डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल ये क्लेम नहीं कर सकते, और इस कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इनके ऑपरेशन शुरू नहीं होते तब तक ये डिविडेंड दे नहीं सकते। तो जब तक ये लैंड एक्वायर नहीं होता और उससे कुछ या तो लीज या कोई भी कंस्ट्रक्शन काम से डिविडेंड नहीं आता, तब तक ये डिविडेंड दे नहीं पाएंगे। तो ये अच्छी चीज है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 100 करोड़ इन्हें मिला है, और इसके तहत इन्होंने 10 करोड़ शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अप्रूवल वगैरह से मिला है। आगे अगर आप देखेंगे इसके अलावा इन्हें लोन भी मिल चुका है 40 करोड़ का फ्रॉम द मिनिस्ट्री एज पर प्रॉमिस, और इसका अगर आप जैसा हमने देखा था कि 10% इंटरेस्ट रेट रहेगा, जो इन्हें 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली पे करना है। तो अगले 10 सालों में इन्हें पे करना है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब देखते हैं दोस्तों, तो थोड़ी कंपनी हमें समझ में आ गई कि क्यों इनका रेवेन्यू नहीं है और इनके पास है क्या, एसेट्स में क्या है और वो सच में कितना है, वो सब हमने थोड़ा देखा, कुछ आइडिया लगा हुआ है। रिस्क देखते हैं। तो सरप्लस जो लैंड है वो अभी तक कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी प्रोसेस में है कि ये सारे लैंड सरप्लस पहले तो रजिस्टर करा ले। अब रजिस्टर कराने के बाद की क्या रिस्क है कि उसमें इतने केसेस चल रहे हैं, प्लस वो लैंड का टाइप क्या है और उसकी बेसिस पे ये क्या कर सकते हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं कर सकते, वो भी बहुत कंसर्न हो सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के अलग रिस्ट्रिक्शन है, फिर अगर आप डिफेंस एरिया में आपका लैंड है तो वहाँ अलग रिस्ट्रिक्शन है, तो वहाँ बहुत सारे अप्रूवल लगेंगे, इतनी जल्दी ये वो लैंड मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो सरप्लस लैंड है वो लिटिगेशन और टाइटल डिस्प्यूट में चल रहे हैं दोस्तों, तो उसके भी केसेस चल रहे हैं। भले ये लैंड इनके नाम पे हो जाए, पर वो जब तक केसेस क्लियर नहीं होते ये उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो ये 19,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन था सर्कल रेट का, अभी तक वो क्लियर नहीं
नहीं है कि वो वैल्यूएशन करेक्ट है। पहले ये 10,000 करोड़ की न्यूज़ आया करती थी कि ये वैल्यूएशन इतने हैं, और लैंड की जो वैल्यूएशन है ये इंडिपेंडेंटली अभी तक वैल्यूड नहीं हुआ है, जो कि कंपनी को करना चाहिए, जिससे इन्हें पता चलेगा और इनके शेयर होल्डर्स को पता चलेगा एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के वैल्यूएशन के हिसाब से कि इसका वैल्यूएशन सही में क्या है, इस कंपनी से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, और तभी ही दोस्तों इस कंपनी को सही तरीके से हम वैल्यू कर पाएंगे। अभी तक जो डेटा है इसके बेसिस पे इस कंपनी को वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कोई भी डेटा वेरीफाइड नहीं है और उसके वेरिफिकेशन का इंतजार हमें करना पड़ेगा। और दूसरा रिस्क क्या है कि जो सबसे सरप्लस लैंड है वो पुणे में है, और कंपनी का मानना है कि जैसा रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस होगा पुणे में, वैसे इन पे वेरिएशन आ सकते हैं परफॉर्मेंस में। दोस्तों मैं पुणे में रह चुका हूं और मेरा एक्सपीरियंस है कि पुणे काफी ग्रोइंग सिटी है, तो ये लैंड की वैल्यूएशन तो बढ़ेगी, तो मुझे ये रिस्क नहीं लगता। हालांकि एक रिस्क जरूर है, क्योंकि ये लैंड डिफेंस एरिया में है, तो वहाँ अप्रूवल बहुत लग सकता है, और प्लस इनका लिटिगेशन इश्यूज चल रहे हैं, टाइटल डिस्प्यूट है और इंक्रॉचमेंट हुआ है वहाँ, तो वो कंसर्न जरूर है। पर रियल एस्टेट की वैल्यू पुणे में और तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि पुणे काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ काफी अच्छा है, तो वहाँ मुझे कंसर्न नहीं लगता है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों कंपनी के बारे में। चलिए देखते हैं कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है। अगर दोस्तों अभी देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 4,000 करोड़ का है। अगर आप ये देखेंगे 19,000 करोड़ की अगर क्लेम सही है तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ही कम है, पर वो क्लेम जैसा मैंने बताया, वो क्लेम जो लैंड पे कर रहे हैं, पहले तो ये वैल्यूएशन का क्लेम अभी सही है या नहीं ये भी सही हमें नहीं पता, क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है, इंडिपेंडेंटली वैल्यू नहीं किया गया है। सेकेंड, ये जो सारा लैंड की जो वैल्यूएशन निकाल भी रहे हैं सर्कल रेट के हिसाब से, ये लैंड अभी तक इनके नाम पे नहीं आया है। इनके नाम पे भी आने के बाद आगे रिस्ट्रिक्शन दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं कि उसमें केसेस चल रहे हैं, तो वो केसेस जब तक क्लियर नहीं होते ये लैंड इनका नहीं है। अगर आपके फैमिली में कभी भी कोई इश्यूज हुए हैं जिसमें अगर आपके लैंड के डिस्प्यूट में चले जाते हैं, तो आपको पता है प्रोसेस बहुत लंबा होता है, और ये कंपनी ऑलरेडी 15 सालों से इस प्रोसेस में फंसी हुई है। PSU रियल एस्टेट कंपनी है दोस्तों। पिछले 1 साल में लिस्टिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी और डाउन गई थी, काफी सेल ऑफ हुआ था, पर उसके बाद से कंपनी ने काफी अच्छी पीक बनाई थी, 200 तक गया था, और उसके बाद अब शेयर अगर आप देखेंगे 130 to 140 के अराउंड घूम रहा है, और मुझे लगता है काफी टाइम तक ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, और मोमेंटम बेसिस पे इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। काफी ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस कंपनी में। सेल्स देखेंगे दोस्तों, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। एक्सपेंसेस हैं क्योंकि अब ये हायरिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे अगर प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है जब इन्हें करनी पड़ेंगी, तो यहाँ अगर आप देखेंगे कंपनी लॉस मेकिंग रहने वाली है जब तक इनका ढंग से ऑपरेशन नहीं चालू हो जाता। उम्मीद है दोस्तों कि जल्दी ही ये लैंड इनके नाम पे आ जाएगा, और इन्हें एटलीस्ट लीज करके कुछ तो रेवेन्यू आना शुरू होगा, और उसके पैरेलली ये कंपनी कुछ कंस्ट्रक्शन काम शुरू करे थर्ड पार्टी पार्टनरशिप के साथ। मुझे उम्मीद है ये थर्ड पार्टी पार्टनरशिप के साथ ही ये सब काम करे, क्योंकि कंपनी खुद उसमें घुसेगी तो वहाँ अलग से इश्यूज आएंगे मुझे लगता है। प्रॉफिट एंड सेल्स दोस्तों अगर देखेंगे अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग ही रही है, तो ये नंबर्स भी देख के कुछ फायदा नहीं है, पर बहुत ज्यादा लॉसेस नहीं है। बैलेंस शीट वगैरह अगर आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल अचानक से बढ़ गए, इसकी रीजन यही है दोस्तों कि क्योंकि ये लैंड इन्हें मिल गया, उसके बेसिस पे ये वैल्यूएशन शेयर कैपिटल बदल गए हैं इस कंपनी के। रिजर्व्स देखेंगे तो अभी जरूर हाई दिख रहा है, क्योंकि कंपनी के पास पैसे अच्छे खासे आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लायबिलिटीज देखेंगे तो वहां भी थोड़ी हाई दिखेंगे आपको लायबिलिटीज। कैश फ्लो वगैरह देख के दोस्तों इनका मतलब नहीं है, अभी तो कंपनी के बिजनेस कुछ है नहीं। प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे 51.12% स्टेक होल्ड करते हैं। FIIs ने जरूर एंट्री ली थी और उन्होंने सेल कर दिया है, कुछ अभी भी रुके हुए हैं। DIs भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने भी अपनी स्टेक कम कर दी है। पब्लिक में अगर आप देखेंगे पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड जो कि अगेन टाटा ग्रुप कंपनी है, और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में की इसमें शेयर होल्डिंग है, जो कि गोइंग फॉरवर्ड कम होगी। तो टाटा का इसमें दोस्तों कोई अब आगे से इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है, ये पब्लिक शेयर होल्डर रहेंगे इस कंपनी में, तो टाटा से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का जरूर बीच में न्यूज आया था कि शायद ये टाटा के साथ पार्टनरशिप करके लैंड डेवलपमेंट करेंगे, पर उस पे कोई प्रोग्रेस दिखी नहीं है, और वो कंपनी के सोर्सेज से नहीं था, तो शेयर जरूर उस न्यूज के बेसिस पे ऊपर गया, पर वापस से करेक्ट हो गया। ओवरऑल दोस्तों मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि ये अगर आप देखें इसको तो एक कंपनी की तरह आप इसे तो नहीं देख सकते अभी। अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली एक लैंड है कुछ जो कि केसेस में चल रहा है, और कंपनी एक्विजिशन के फेस में है। तो अगर आप उस माइंडसेट से इस कंपनी में एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा पेशेंस है 3 से 4-5 सालों का, तो आप इसमें जरूर स्टेक ले सकते हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है दोस्तों कंपनी काफी पेशेंस
टेस्ट कर सकती है। मल्टीपल रीजन, पहले तो ये गवर्नमेंट से फंड हालांकि जरूर आए हैं, आगे भी फंड चाहिए और वो सब स्टैम्प ड्यूटीज, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने के बाद ही इनके नाम पे ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट दोस्तों उसमें होगा कि ये ट्रांसफर होने के बाद भी कंपनी को केसेस जीतने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये सारा लैंड ये यूज कर पाएंगे। और अभी हमें देखना है कंपनी हमें आगे क्या बताती है कि ये लैंड का कैसा टाइप है, एग्रीकल्चर लैंड है या क्या क्या कंस्ट्रेंट है, कौन सा लैंड कैसा टाइप का और उसको कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है। तो क्योंकि कंपनी अभी भी लिस्ट हुई है, ये सारा डेटा इनके पास अवेलेबल नहीं है अभी तक। जो बहुत सारी चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही ऊपर ऊपर से है और कोई कंक्रीट एविडेंस बेस पे कुछ भी नहीं है कंपनी के बारे में अवेलेबल। तो ओवरऑल अगर मैं दोस्तों बोलूँगा तो अभी ये इसमें इन्वेस्टमेंट के लायक ये कंपनी सही नहीं है। और जैसे जैसे डेटा इवॉल्व होता है ज़रूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसको एक PSU रियल एस्टेट कंपनी की तरह भी आप इसे देख सकते हैं। और मेरी जैसे एडवाइस रहती है आप PSU कंपनी से दूर रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक जरूर अच्छा रहेगा क्योंकि इसका अपसाइड डाउन साइड काफ़ी मूवमेंट देखने मिल सकता है क्योंकि जैसी न्यूज़ रहेंगी उसके बेसिस पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।